पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने संशोधित वेतनमान के अनुसार ग्रेच्युटी की बकाया राशि जारी न करने पर शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में पहले ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को सो कॉज नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने आज ये फैसला सुनाया। शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करते हुए डबल बेंच ने पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने का दायित्व अकेले उच्च शिक्षा निदेशक पर नहीं बल्कि शिक्षा सचिव पर भी है। इस पर हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को ये नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रार्थियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया था। 4 जनवरी 2024 को साफ तौर पर हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक की उपस्थिति में आदेश जारी किए थे कि 15 मार्च तक प्रार्थियों के सेवानिवृत्ति लाभ जारी कर दिए जाएं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता गजराज ठाकुर और अन्य प्रार्थियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर संशोधित ग्रेच्युटी की बकाया राशि जारी नहीं की है। मामले पर अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है। पश्चिम बंगाल से भी आज एक कोलकाता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया और वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में आज कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वर्ष 2016 में हुई शिक्षक भर्ती को रद्द करने के आदेश पारित किए हैं। इस फैसले के आधार पर वेस्ट बंगाल के 24,640 शिक्षकों को नौकरी से हटाने के आदेश पारित हुए हैं। ये देश के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि करीब 25,000 शिक्षकों को जिस प्रकार से कोलकाता हाई कोर्ट ने आज हटाया, उस पर पूरा फैसला सुनाया गया कि किस प्रकार से अवैध भर्ती हुई थी, किस प्रकार से इस भर्ती में घूस ली गई थी और 7-8 साल के दौरान इन बाकायदा टीचर्स को वेतन भी दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से मामले की लंबे समय से यह सुनवाई चल रही थी, उस पर आज महत्वपूर्ण फैसला कोलकाता हाई कोर्ट का आया जिसमें 24,640 अध्यापकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इतना ही नहीं, अवैध नियुक्ति पर तैनात किए गए शिक्षकों से 7 से 8 साल के दौरान दिए गए वेतन को भी वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस बब्बर रशीदी की बेंच ने कहा कि कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी को सुरक्षित रखा जाएगा। वेस्ट बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के भी आदेश जारी किए हैं। यहाँ पर इन अध्यापकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और साथ में कहा गया कि अध्यापकों की नई भर्ती के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जाए। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में इन स्कूलों में टीचर तथा नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की थी और तब 14,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक युवाओं ने इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने देने के आरोप लगे थे। मामले में कोलकाता हाई कोर्ट में कई शिकायतें मिली थी। भर्ती में अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी और एसएसएमसी के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया था। आज इस पर एक बड़ा फैसला आया है। अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात करें तो कांगड़ा हमीरपुर की टिकटों पर 24 तारीख को एक बार फिर मंथन होगा, बैठक होगी। दिल्ली में ये बैठक रखी गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा प्रदेश के दूसरे नेता एक बार फिर दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में 24 अप्रैल को कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की दोबारा मीटिंग होगी। उम्मीद है कि इसमें लोकसभा के 2 बाकी टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। अभी हमीरपुर और कांगड़ा के प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जिनकी घोषणा 24 अप्रैल को हो सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है।
कांगड़ा से आरएस बाली का नाम एक बार फिर प्रमुखता से चल रहा है कि संजय रतन, भवानी पठानिया, इन नामों पर भी चर्चा थी दिल्ली की। जिस प्रकार से खबर आई, पहले सबसे आगे नाम आशा कुमारी का था, फिर आशा कुमारी को लेकर प्रदेश के कुछ नेता तैयार नहीं थे। दिल्ली में भी इस प्रकार की चर्चा आई कि दिल्ली भी आशा कुमारी के नाम पर सहमत नहीं है। अब तय ये किया गया कि कांग्रेस कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भी विधायक पर दांव खेलेगा। साफ रणनीति कांग्रेस की। मंडी से विक्रमादित्य सिंह, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी, कांगड़ा से आरएस बाली या फिर कोई दूसरा विधायक। ये एक बड़ी रणनीति कांग्रेस की है कि भारतीय जनता पार्टी लोटस ऑपरेशन की बात कर रही है और कह रही है कि जून के बाद जब चुनावी नतीजे आएंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। इधर कांग्रेस इस कॉन्फिडेंस के साथ एक साफ संदेश देने का प्रयास कर रही है कि आप हमें सत्ता से बेदखल नहीं कर पाएंगे। हम तो विधायकों को चुनावी रण में उतारने की रणनीति बना रहे हैं, हम चुनावी रण में विधायकों को उतार रहे हैं। इसलिए पहले हमने विक्रमादित्य सिंह को मंडी से उतारा, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को उतारा और कांगड़ा से आरएस बाली या भवानी पठानिया या संजय रतन। इतना लगभग पार्टी में सहमति बन गई है कि कांगड़ा से भी विधायक को टिकट दिया जाएगा और आरएस बाली इस रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। और 3 विधायक यानी कांग्रेस सीधे तौर पर छाती चौड़ी कर, छाती तान कर यह कहने का प्रयास कर रही है भाजपा को कि हम पूरी तरह से सेफ है, हमारी सरकार का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम अपने विधायकों को चुनावी रण में उतार रहे हैं। जीत के तो दिल्ली जाएंगे, वहां चुनाव हुआ वहां भी जीतेंगे, लेकिन सरकार को खतरा नहीं होगा। हमीरपुर की बात करें, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री, बेशक उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान दिया जिसमें कहा कि जिस संकट के साथ उनका परिवार गुजर रहा है, जिस प्रकार से घर में एक माहौल बना था, जिस प्रकार से उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई, पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सदमा उस पूरे प्रकरण के बाद हुआ जब अचानक उनका देहांत हुआ। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व और कांग्रेस मान रही है कि मुकेश अग्निहोत्री का जिस प्रकार से प्रभाव है, जनाधार है, उनकी बेटी एक मजबूत चेहरा हो सकती है, अनुराग ठाकुर को कड़ी चुनौती दे सकती है। नाम सतपाल राय जादा का भी संभावित चेहरों में माना जा रहा है। 24 को ऊना पर भी फैसला हो जाएगा, आस्था अग्निहोत्री या फिर सतपाल राय जादा, क्योंकि इन 2 नामों पर चर्चा है। यहां पर जरूर डिप्टी सीएम की बेटी का नाम तेजी से केंद्रीय हाईकमान के जहन में भी और प्रदेश के नेता भी उन पर दांव खेलने के बारे में सोच रहा है। काफी हद तक तय करेगा राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रियंका गांधी क्या फैसला लेते हैं। विधानसभा की 6 सीटों पर बात करें तो उपचुनाव पर मंथन जरूर होगा, लेकिन फैसला हो पाएगा 24 को या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस किसी जल्दबाजी में नहीं है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धर्मशाला सुजानपुर का दौरा हुआ है, वहां पर भाजपा के बागियों को भी कांग्रेस ने गले लगाया है। ऐसे में अब क्या है, क्या देवेंद्र जग्गी की जगह राकेश चौधरी या विजेंद्र कर्ण को यहां पर टिकट दे सकती है कांग्रेस, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह मानना या कांग्रेस के एक मजबूत धड़े का यह मानना है कि देवेंद्र जग्गी पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, वफादार हैं, लॉयल हैं और उनकी छवि जनता में बड़ी शानदार है। जनता ने हमेशा उन्हें स्वीकार किया, चाहे धर्मशाला नगर परिषद था या धर्मशाला बाद में एमसी बना, हर बार देवेंद्र जग्गी जीत कर आए, मेयर बने और जनता में जिस प्रकार से उनकी छवि है वे एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। विनिबिलिटी की बात की जाए तो कांग्रेस बार बार सर्वे कर रही है। राकेश चौधरी जो कि ओबीसी से आते हैं, एक मजबूत धड़ा अपने साथ लेकर चलते हैं, इंडिपेंडेंट लड़े, अपनी ताकत दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, हार गए, लेकिन ताकत तब भी अपनी दिखाई। और विजेंद्र कर्ण जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का सामना करना पड़ा, अपनी जमानत बेशक नहीं बचा पाए क्योंकि वहां पर उपचुनाव था, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, भाजपा से चुनाव वे नहीं हारे, वहां पर राकेश चौधरी दूसरे नंबर पर रहे, विजेंद्र कर्ण तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन माना तब यह भी गया कि सुधीर कैंप ने बिल्कुल विजेंद्र कर्ण का साथ नहीं दिया। गद्दी चेहरा है, मजबूत चेहरा, पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। और तीसरा चेहरा राकेश चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं। पार्टी को जरूर लगता है कि राकेश चौधरी एक विनिबिलिटी वाला चेहरा, एक जिताऊ चेहरा, ओबीसी का एक बड़ा फेस धर्मशाला से है। लेकिन क्या राकेश चौधरी पर भरोसा कर लिया जाए? जिस प्रकार से पहले वे कांग्रेस के समर्थक थे, बाली साहब के काफी करीबी वे रहे, उसके बाद इंडिपेंडेंट आए,
आए, उसके बाद भाजपा में आए, भाजपा के बाद में सीधे जब यहाँ पर समीकरण हिमाचल प्रदेश में बदले, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, फिर भाजपा की तरफ आए, अब कांग्रेस का दामन थामा। एक विनिविलिटी के साथ, विनिविलिटी के तराजू में देखा जाए तो मजबूत चेहरा राकेश चौधरी धर्मशाला से जरूर है, कांग्रेस भी इस बात को मान रही है, लेकिन विनिविलिटी के साथ क्रेडिबिलिटी कितनी है ये तराजू में तोला जा रहा है। और इस तराजू में देवेंद्र जग्गी स्टीक बैठते हैं, विनिविलिटी में राकेश चौधरी का नाम आता था। लेकिन तमाम समीकरणों को भांपा जाए तो विजेंद्र कर्ण एक वहां पर दमदार प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा का संकट में माफ कीजिएगा, कांग्रेस का उस समय संकट में साथ दिया जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उपचुनाव था, सुधीर शर्मा ने चुनाव नहीं लड़ा और ऐसे में विजेंद्र कर्ण को अचानक वहां पर झोंका गया। वहां पर उनका मजबूत कांग्रेस का जो एक धड़ा सुधीर शर्मा का, तो उन्होंने साथ नहीं दिया। ये तीन विकल्प ऐसे हैं कांग्रेस के पास धर्मशाला से, जो तीनों विकल्प खुले हैं। सुधीर शर्मा लगातार अपने चुनाव प्रचार को तेज कर रहे हैं, सरकार उन पर हमले जरूर कर रही है, लेकिन वे अपना प्रचार चुनाव तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फैसला लेना होगा। देवेंद्र जग्गी जो कि वफादार पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री के हैं, या राकेश चौधरी जो कि एक जिताऊ चेहरा बन सकते हैं, या विजेंद्र कर्ण जो कि एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उस समुदाय से आते हैं जिस समुदाय को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी नजरअंदाज किया। चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस खेलने का प्रयास कर रही है कि एक गद्दी नेता को टिकट दे दिया जाए ताकि पूरे लोकसभा के चुनावों में भी इसका फायदा मिले और विधानसभा में भी इसका सीधा लाभ मिले। सुजानपुर की बात की जाए तो कांगड़ा विंग के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया या फिर कैप्टन रंजीत सिंह के नामों पर चर्चा चल रही है। विकल्प के तौर पर वहां के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नरेश ठाकुर, कई नाम वहां से आ रहे हैं, लेकिन मंजीत वहां पर जो बड़े स्तर पर नाम है, रंजीत, कैप्टन रंजीत का नाम है, कुलदीप सिंह पठानिया जो कि कांगड़ा बैंक के चेयरमैन है, बड़सर में पूर्व विधायक मंजीत डोगरा, किशन चंद चौधरी, नरेश लखनपाल, संजीव शर्मा, सुभाष डडवालिया, यानी कि कॉम्बिनेशन सीधा आपको जिताऊ चेहरा वहां पर देखना है तो ये मानना पार्टी का है कि किशन चंद एक विनिविलिटी वाला फेस हो सकते हैं, मंजीत डोगरा विनिविलिटी वाला फेस हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के समीकरण हमेशा बड़सर में देखे गए हैं, ब्राह्मण नेता वहां से कर जीत कर आते रहे हैं, तो ऐसे में अगर ब्राह्मण के रूप में कोई वहां पर एक नाम देखना है तो क्या वह चेहरा कौन बन सकता है जिसमें जीत की क्षमता हो। अगर कांग्रेस कहीं कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है, वो सीट कुटलहड़ की है जहां पर विवेक शर्मा का नाम मुख्यमंत्री ने मंच से घोषित कर दिया था, उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया और माना जा रहा है कि उनका टिकट लगभग फाइनल है। लेकिन तब भी ये माना जाएगा जब तक केंद्रीय हाईकमान की मोहर नहीं लगती, टिकट हाथ में नहीं आता, तब तक कुछ फाइनल में नहीं होता, क्योंकि अगर वहां से विवेक शर्मा का नाम फाइनल होता तो संभावित चेहरों में या यह मान सकते हैं कि एक दो टिकट उपचुनावों की घोषित कर सकते थे। मुख्यमंत्री जरूर ये स्टैंड ले चुके हैं कि हम उपचुनाव के जो 6 टिकट हैं विधानसभा के, एकदम हम अनाउंस नहीं करेंगे, थोड़ा वक्त लेंगे, जून के पहले सप्ताह या मई के अंत में जाकर, माफ कीजिएगा अप्रैल के अंत में जाकर या मई के फर्स्ट वीक में जाकर इनकी डिक्लेरेशन करेंगे, ताकि जिस एक नाम पर सहमति बने बाकी लोगों को नाराजगी का वक्त ना मिले, सबको एकजुट करके आगे चलाया जाए। ये रणनीति मुख्यमंत्री की है, कांग्रेस की है। लेकिन गगरेट से राजेश कालिया के साथ रमन जसवाल के नाम पर चर्चा वहां से चल रही है। लेकिन कांग्रेस में जो एक संकट वाली बात है, भाजपा बागियों की वापसी पर कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया। इसके पीछे इसके छींटे सीधे राकेश कालिया पर पड़ेंगे, संजीव शर्मा बड़सर पर पड़ेंगे, या लाहौल स्पीति की बात की जाए रामलाल मारकंडा पर पड़ेंगे, राकेश चौधरी पर धर्मशाला में पड़ेंगे, कि कांग्रेस का एक मजबूत धड़ा साफ तौर पर अपनी आपत्ति जाहिर कर चुका है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के बागियों को टिकट देने हैं तो आप फिर सुधीर शर्मा को कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप मिली है एक महिला फेस वहां पर कांग्रेस देना चाहती है और कांग्रेस बड़े फख्र के साथ ये बात बोलेगी कि हमने एक महिला को भी टिकट दिया। लेकिन अनुराधा राणा का भी अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं है, क्योंकि पूर्व विधायक रघुवीर सिंह, अनिल सहगल, कुंगा बोध, नोरबू छेरिंग, कर्ण बोध कई मजबूत दावेदार लाहौल स्पीति से उभर कर आ रहे हैं। और सबसे मजबूत चेहरा रामलाल मारकंडा जो कि भारतीय जनता पार्टी में कदावर मंत्री रह चुके हैं और उस संकट के दौर में मंत्री रह चुके
चुके हैं। जब प्रेम कुमार धूमल की सरकार बनी थी और बाकायदा हिविंका का साथ लिया गया था, तब से मारकंडा भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। लेकिन बात फिर वही घूम कर आ रही है कि कांग्रेस का एक मजबूत धड़ा भारतीय जनता पार्टी के बागियों को टिकट देने के हक में नहीं है। इसे लेकर अब कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। उधर गंगूराम मुसाफिर की बात की जाए तो उसके घटनाक्रम भी कांग्रेस पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बाकायदा उनका वेलकम किया, गाजे बाजे लेकर वे पार्टी कार्यालय पहुंचे। लेकिन पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला इस मामले पर अड़ गए और उन्होंने दो टूक कहा कि गंगूराम मुसाफिर की एंट्री पर हाईकमान फैसला लेगा। इस बयान के बाद अब विजयपाल खाची, सुभाष मंगलेट, मनीष ठाकुर, जगजीवन पाल या तमाम वे नेता, जिसमें चाहे परस राणा की बात की जाए, बुद्धि सिंह की बात की जाए, जितने कांग्रेस ऐसे जिन्होंने चुनाव लड़ा, बगावत की या वापस आए, अब इन तमाम नेताओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा बागी बड़सर से संजीव शर्मा, लाहौल से मारकंडे, धर्मशाला से राकेश चौधरी, गगरेट से राकेश कालिया को भी टिकट देने पर कांग्रेस विचार जरूर कर रही है। लेकिन एक धड़ा इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर कर रहा है, यानी कांग्रेस में टिकट आवंटन अभी इतना आसान नहीं है। उधर दूसरी तरफ भाजपा का चुनाव प्रचार पूरी तरह से गति पकड़ता जा रहा है, लेकिन अफवाहों का बाजार भाजपा में भी तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया पर एक अफवाह चल रही है, सियासी गलियारों में एक चर्चा चल रही है और इस चर्चा को भाजपा अफवाह बता रही है। और अफवाह यह है कि मंडी से लोकसभा का टिकट बदल सकता है। हालांकि भाजपा साफ तौर पर इसे अफवाह करार दे चुकी है। अफवाह इस तरह की लगाई जा रही है कि कंगना का टिकट बदल सकता है और उसकी जगह कोई ग्रास रूट के कार्यकर्ता को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन भाजपा साफ कह रही है ये निराधार है और ये विरोधियों की चाल है। कंगना जीत रही है, बड़े मार्जिन से जीत रही है, उनका चुनाव प्रचार लगातार आगे बढ़ रहा है। उनकी विनेबिलिटी से बुखलाहट में आए उनके विरोधी ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। इस मामले को लेकर जब हमने पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से बात की तो उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाईकमान किसी भी टिकट का फैसला सोच समझ कर करता है और मंडी को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसका कोई आधार नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। ऐसी अफवाहें विरोधी फैला रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि ये कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है जो कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेती है। बहरहाल कांग्रेस टिकटों पर अभी मंथन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार या फिर बुधवार सुबह दिल्ली जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली का रुख करेंगे। तीनों नेता एक दफा फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि नेताओं के इस दौरे के दौरान लोकसभा के बाकी 2 टिकट घोषित किए जा सकते हैं। गंगूराम मुसाफिर की राह में कौन रोड़ा, ये सवाल आज कांग्रेस के बीच पूरी तरह से गूंज रहा और पूरे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि गंगूराम मुसाफिर की एंट्री में रोड़ा कौन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर गाजे बाजे के साथ पार्टी मुख्यालय शिमला पहुंचते हैं। हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया, मगर फिर भी मुसाफिर कांग्रेस के नहीं हो सके। एक दिन पहले कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खुद उनका स्वागत करते हुए कहा कि अब मुसाफिर साहब भी आ गए हैं, पार्टी में शामिल हो गए हैं, पार्टी मजबूत हो जाएगी। इससे शिमला में कांग्रेस और मजबूत होगी। परंतु ऐसा कौन है जो मुसाफिर या कुछ और नेताओं की एंट्री में बाधा बन रहा है या उनकी एंट्री नहीं चाहता, ये एक बड़ा सवाल उस समय खड़ा हो गया जबकि प्रदेश के नेतृत्व ने गंगूराम मुसाफिर की घर वापसी को अपनी संतुति दी, अपनी सिफारिश दी, मगर ऐन मौके पर हाईकमान से राजीव शुक्ला को पत्र जारी हो गया जो मुसाफिर की एंट्री में रोड़ा बन गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में गंगूराम मुसाफिर पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंचे। खुद सीएम के कार्यक्रमों में कई बार वे शामिल हुए। फिर ऐसा क्या कि उनकी वापसी नहीं हो पाई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, उनका गणित से ही नहीं बैठता। तभी विधानसभा चुनावों में टिकट की प्रबल दावेदार होने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने, अच्छे खासे वोट भी लिए, पार्टी से बाहर होना पड़ा, 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिए गए। अब गंगूराम मुसाफिर की एंट्री रुकने से कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आनी में बागी परशुराम, सुलह से बागी जगजीवन पाल की एंट्री
हो चुकी है। इसी तरह कुल्लू जिला के पूर्व अध्यक्ष एवं बागी परशुराम के पक्ष में काम करने वाले बुद्धि सिंह ठाकुर को भी पार्टी में वापस ले लिया गया है। ऐसे में गंगूराम मुसाफिर की वापसी पर ही प्रश्न क्यों, इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। पार्टी के भीतर भी इस वजह से घमासान छिड़ गया है। उधर कांगड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम सुक्खू ने आज सुधीर शर्मा पर जबरदस्त पलटवार किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा पर जोरदार जुबानी हमला बोला और उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। सीएम ने कहा, पिछले 14 महीनों में सुधीर शर्मा ने कभी भी धर्मशाला के विकास की कोई बात नहीं की। उनके एक फोन पर एसडीएम से तमाम अधिकारी लगा दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लोगों ने सुधीर शर्मा को 5 सालों के लिए चुनकर भेजा था। सुधीर शर्मा ने कांग्रेस चेहरे पर चुनाव लड़ा। उनका खुद का कोई व्यक्तिगत वजूद नहीं था, कोई व्यक्तिगत रोल नहीं था। उन्हें पार्टी ने जिताया, पार्टी सिंबल पर जीते। अगर ऐसा होता तो महीना भर प्रदेश से बाहर नहीं बैठे रहते और पार्टी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीजेपी का लोटस ऑपरेशन बुरी तरह फेल हुआ है। बीजेपी ने जो धन बल से राज्यसभा की सीट चुराई है, हिमाचल प्रदेश की जनता उसका जवाब लोकसभा की 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डालकर देगी। वहीं पालमपुर में द्राट कांड पर सीएम सुक्खू ने दुख जताते हुए कहा, यह घटना क्यों हुई, क्यों इसे अंजाम दिया गया, इसकी तय तक जाने के लिए एसपी कांगड़ा को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि आप पूरे डेप्थ में जाके आप जांच कीजिए। सीएम ने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पूरी तरह से कानून अपना काम कर रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार घायल छात्रा के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी, पूरा जितना भी उसकी ट्रीटमेंट पर खर्चा आएगा वह स्टेट गवर्नमेंट उसका बैन करेगी। इसके बाद सीधे सुजानपुर पहुंचे सीएम सुक्खू ने कहा कि सुजानपुर का विधायक भी मैं ही हूं। उन्होंने कहा कि आपका मुख्यमंत्री भी मैं हूं, एमएलए भी मैं हूं। उन्होंने राजेंद्र राणा पर कड़े प्रहार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। सीपीएस मामले पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगातार आज कल परसों 3 दिन सुनवाई चलेगी। प्रदेश हाई कोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर चल रही सुनवाई कल भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष आज दोपहर बाद इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई। पक्षकारों की ओर से बहस सुनाने के पश्चात मामले को आगामी बहस के लिए 23 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय कि 2 अप्रैल को हाई कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया था कि आगामी तारीख से इस मामले की सुनवाई डे टू डे बेस पर होगी। कोर्ट ने इस मामले में सभी सीपीएस को मंत्री वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा रखी है। अब उनके सीपीएस बने रहने से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कोई भी सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं नहीं ले रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद छात्रों को अब सीधे पीएचडी में दाखिला मिलेगा। 4 साल का स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को सीधे एडमिशन दी जाएगी। ग्रेजुएशन में 75% अंक लेने वाले छात्रों को पीएचडी में दाखिला मिलेगा। यूजीसी ने इस साल से ये नए नियम पूरे देश में लागू कर दिए। हिमाचल प्रदेश में भी ये नियम लागू हो जाएंगे। पीएचडी के लिए एंट्रेंस से भी छात्रों को राहत मिल जाएगी। एमफिल करने का झंझट खत्म हो जाएगा। हिमाचल में यूजीसी नियम इसी सत्र से लागू होंगे। राज्य में जुलाई से कॉलेजों में नया सत्र शुरू होगा। इस बार हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में 4 साल की ग्रेजुएशन होगी। 4 साल की ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को पीएचडी में सीधे दाखिले की छूट मिलेगी। आज हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक अधिकारी का एएसआई रैंक का ये अधिकारी था, रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। ऊना जिले में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बीती रात एक एएसआई को 3000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार एएसआई निर्मल पटियाल ऊना जिले के हरोली पुलिस थाने में तैनात था। सूचना के अनुसार एएसआई निर्मल पटियाल ने एक केस की एवज में ऊना हरोली के अंकीश कुमार से रिश्वत मांगी थी। अंकीश कुमार ने इसकी शिकायत विजिलेंस को की। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने एएसआई को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया और बीती रात को आरोपी एएसआई निर्मल पटियाल को पुलिस थाने में ही रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए, घूस की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया।
पंचायत सचिव को भी 12,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। बद्दी के किशनपुरा में कार्यरत पंचायत सेक्रेटरी मुनीश कुमार ने बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए 1200 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे आज रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। कांगड़ा जिले के बीरता में आज एक निजी ट्रक चालक का शव बरामद किया गया। ये कंपनी में तैनात ड्राइवर था जिसका शव बरामद हुआ। बीरता स्थित ग्रोवर ट्रांसपोर्ट के मालिक कुश ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात करीब 3 बजे ट्रक ड्राइवर उसके ट्रांसपोर्ट में ट्रक लेकर आया। आज सुबह जब रोजाना की तरह बाकी ट्रक चालकों के साथ ट्रक ड्राइवर को भी ट्रक से माल उतारने के लिए आवाज लगाई गई तो ट्रक ड्राइवर आगे से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर के बाद जब उन्होंने खुद ट्रक की खिड़की को खोलकर देखा तो ट्रक के भीतर ड्राइवर मृत पड़ा हुआ था। इसे लेकर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अगर मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर फिलहाल आने वाले इसमें भी मौसम खराब रहेगा। जिस प्रकार के अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आ रहे हैं उसके अनुसार प्रदेश में हालांकि ओलावृष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन कल से कई स्थानों में भारी बारिश का अलर्ट है। 24 व 25 अप्रैल को चोटियों पर भारी बारिश होगी। 26 से 28 तक राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश के साथ धूप खिलने से तापमान में उछाल रिकॉर्ड यहां पर जरूर दर्ज किया गया है।